नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपके लिए भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न की वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हमने संविधान से भारतीय संविधान तथा राज्य व्यवस्था से महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यू प्रश्न निकाले हैं, जो इसका पहला भाग है। दूसरा भाग आपको जल्द देखने को मिलेगा। इसमें हमने आपके लिए भारतीय संविधान से महत्वपूर्ण 100 एमसीक्यू प्रश्न निकाले हैं, साथ ही उनकी व्याख्या भी की है, उत्तर की व्याख्या भी की है, जिससे आपको प्रश्नों को समझने तथा याद रखने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान का मूल आधार किस अधिनियम पर आधारित है? तो इसका सही आंसर, अब इसका आंसर देखें तो इसका सही आंसर होगा सी, भारतीय शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे अधिक प्रभाव भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा था। इस अधिनियम में संघीय शासन प्रणाली, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, शक्तियों का विभाजन, आपातकालीन प्रावधान तथा राज्यपाल की भूमिका जैसे कई विशेषताएं शामिल थी, जो भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत राज्यसभा की कुल कितनी सदस्य की संख्या निर्धारित की गई थी? तो जैसा कि क्वेश्चन देखा आपने, तो इसका सही आंसर देखें और इसकी व्याख्या देखें। तो चलिए उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर होगा बी, 260। भारतीय शासन अधिनियम 1935 में राज्यसभा में कुल 260 सदस्यों की संख्या निर्धारित की गई थी, जिसमें 156 सदस्य प्रांतों से थे तथा 100 सदस्यों का चयन देशी रियासतों से किया गया था। अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? तो इसका आंसर और व्याख्या देखें। तो इसकी व्याख्या और आंसर रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा बी, कैबिनेट मिशन योजना। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत किया गया था। इस योजना में एक ऐसी संविधान सभा का गठन का प्रावधान किया गया, जिसमें प्रांतीय विधानसभाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान निर्माण के लिए शामिल होंगे। यह सभा 9 दिसंबर 1946 को पहली बार बैठी तथा 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंतिम रूप दिया गया। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इस सवाल का सही आंसर देखते हैं अब। तो इसका सही आंसर रहेगा सी, सच्चिदानंद सिन्हा। व्याख्या, संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जिन्हें सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के कारण यह पद दिया गया था। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत नहीं था? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। पूर्ण राज्य का प्रावधान, सी, पूर्ण राज्य का प्रावधान। भारतीय शासन अधिनियम 1935 में पूर्ण स्वराज का कोई प्रावधान नहीं था। यह अधिनियम केवल एक संघीय शासन प्रणाली की स्थापना, प्रांतीय स्वायत्तता और संघीय न्यायालय की स्थापना जैसी व्यवस्थाएं प्रदान करता था, लेकिन ब्रिटिश नियंत्रण को पूरी तरह से समाप्त नहीं करता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 में कितने प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई थी? तो इस क्वेश्चन का अब आंसर और व्याख्या देखें। इसके क्वेश्चन का आंसर रहेगा सी, 6। व्याख्या, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत 11 प्रांतों में से 6 को, जिनमें बंगाल, असम, बिहार, संयुक्त प्रांत, मुंबई और मद्रास शामिल थे, को स्वायत्तता प्रदान की गई थी, जिनके तहत इन प्रांतों में द्विसदनीय विधानसभा तथा विधान परिषद प्रणाली का गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय शासन अधिनियम 1935 ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों के वितरण के लिए कितनी सूचियां प्रदान की थी? तो इसका सही आंसर और व्याख्या देखते हैं। तो इसका सही आंसर है आपका बी, 3 अनुसूचियां। इस अधिनियम में 3 सूचियों की व्यवस्था की गई थी, जिसमें पहली सूची थी संघ सूची, जिसमें केवल केंद्र सरकार के विषय शामिल थे, जिनकी संख्या 59 थी। दूसरी सूची थी प्रांतीय सूची, जिसमें प्रांतीय सरकारों के अधिकारों के विषय थे, जिनकी संख्या थी 54। अगली जो सूची थी उसका नाम था संवर्ती सूची। यह केंद्र और प्रांत दोनों द्वारा प्रशासित विषय था, जिनकी संख्या 36 थी। इन्हीं को बाद में भारतीय संविधान में भी शामिल किया गया तथा उधर विषयों की संख्या में फेरबदल किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत किस महत्वपूर्ण न्यायिक संस्था की स्थापना की गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे अब तथा व्याख्या। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, संघीय न्यायालय। व्याख्या, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई।
यह न्यायालय 1 अक्टूबर 1937 में स्थापित हुआ और इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र और प्रांतों के बीच विवादों का समाधान करना था तथा संघीय न्यायालय के पास न्यायालय के मूल अपीलीय व सलाहकार क्षेत्राधिकार था। स्वतंत्रता के बाद 1950 में इसे सुप्रीम कोर्ट के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, सही आंसर देखें, सही आंसर है डी 1835 भारतीय शासन अधिनियम। व्याख्या, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के तहत वर्मा को भारत से अलग करने का प्रावधान किया गया। इस अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1937 को वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अब अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया था? चलिए इसका सही आंसर और व्याख्या देखें। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका बी 18 जुलाई 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम ने भारत को 2 स्वतंत्र राष्ट्रों भारत और पाकिस्तान में विभाजित करने का कानूनी अधिकार प्रदान किया और ब्रिटिश शासन को समाप्त किया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के मुख्य प्रावधान में कौन कौन शामिल नहीं था? तो इसका सही आंसर व्याख्या देखते हैं। इसका सही आंसर रहेगा आपका डी, भारतीय संविधान सभा को भंग करना। व्याख्या, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारतीय संविधान सभा को भंग नहीं किया गया था, बल्कि इसे भारत के संविधान निर्माण का कार्य सौंपा गया था। इस अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया और ब्रिटिश सम्राट की संप्रभुता समाप्त कर दी। सही आंसर डी। अगला क्वेश्चन रहेगा, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार भारत और पाकिस्तान में कार्यकारी प्रमुख कौन था? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका सी, गवर्नर जनरल। चलिए अब इसकी व्याख्या देखें। इस अधिनियम के अनुसार भारत और पाकिस्तान को डोमिनियन का दर्जा दिया गया और उनके कार्यकारी प्रमुख गवर्नर जनरल थे, जो ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि थे। भारत के पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे तथा पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें, भारतीय संविधान को किस देश के संविधान से न्यायिक समीक्षा की अवधारणा अपनाई गई है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका बी, अमेरिका। न्यायिक समीक्षा की अवधारणा अमेरिका संविधान से ली गई है। इसके तहत भारतीय न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह किसी भी कानून की संवैधानिक वैधता की समीक्षा। अब संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका सही आंसर और व्याख्या देखी जाए तो इसका सही आंसर रहेगा बी, 389। व्याख्या देखें, संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, परंतु 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की स्वीकृति के बाद भारत व पाकिस्तान में शामिल होने वाले इलाकों के मुस्लिम लीग के सदस्यों ने संविधान सभा से हट गए, जिस वजह से संविधान सभा की सदस्यों की संख्या 299 रह गई। संविधान सभा के कुल सदस्यों में से 15 महिलाएं तथा अनुसूचित जातियों के सदस्यों की संख्या 26 तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। चलें अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? तो चलिए इसका आंसर और इसका व्याख्या देखते हैं। इसका सही आंसर रहेगा दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका इसका सही आंसर है सी। व्याख्या, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। यह प्रक्रिया संविधान के लचीलेपन और कठोरता का संतुलन बनाए रखती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने दिन लगे थे? तो इसका सही आंसर और व्याख्या देखते हैं। सही आंसर है आपका इसका ए, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। इस दौरान संविधान सभा ने 11 सत्रों में कुल 114 दिन बहस की तथा विभिन्न संशोधन प्रस्तावों पर विचार किया। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है डी, जवाहरलाल नेहरू। संघ शक्ति समिति भारतीय संविधान की एक समिति थी। इस समिति का गठन
25 जनवरी 1947 को किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इस समिति का मकसद यह तय करना था कि संघ की कार्यपालिका और विधायिका के पास किन किन विषयों पर अधिकार होंगे। अब अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर था, व्याख्या देखें। सही आंसर रहेगा आपका ए, 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसे भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी? तो इसका सही आंसर है आपका सी, 22। व्याख्या, भारतीय संविधान सभा में कुल 22 समितियां थी, जिनमें से 8 प्रमुख समितियां तथा 14 अन्य समितियां थी। इनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, भारतीय संविधान प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो चलें इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर रहेगा आपका बी, 7। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जो निम्न प्रकार से थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो इस समिति के अध्यक्ष थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर, अलियादी कृष्ण स्वामी अय्यर, सैयद मोहम्मद सदुल्ला, डॉक्टर के एम मुंशी, एन माधव राव, जो पीएल मित्र के स्थान पर आए थे क्योंकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दिया था, तथा टी कृष्णमाचारी, जो टीपी खेतान की मृत्यु के पश्चात प्रारूप समिति के साथ जुड़े थे। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्माण के दौरान प्रारूप समिति ने किन देशों के संविधानों का अध्ययन किया था? तो इसका सही आंसर है, और व्याख्या, इसका सही आंसर रहेगा डी, उपरोक्त सभी। प्रारूप समिति ने 60 से अधिक देशों के संविधानों का अध्ययन किया था, जिसमें प्रमुख रूप से अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, फ्रांस व जर्मनी व रूस शामिल थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, केशवानंद भारती केस 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने किस निष्कर्ष पर पहुंचा? तो इसका सही आंसर देखते हैं और व्याख्या। सही आंसर रहेगा सी, प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है तथा इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। व्याख्या, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और संविधान के मूल ढांचे में शामिल है, इसे संशोधित नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? तो इसका आप आंसर और व्याख्या देखें। तो इसका सही आंसर रहेगा बी, 42वें संविधान संशोधन 1976। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी तथा धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। यह संशोधन इंदिरा गांधी सरकार के दौरान हुए थे तथा इसका उद्देश्य भारतीय संविधान के उद्देश्यों को स्पष्ट करना था। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, प्रस्तावना में उल्लेखित गणराज्य शब्द का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर और व्याख्या देखें। तो इसका सही आंसर रहेगा ए, राज्य का प्रमुख जनता द्वारा निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत। व्याख्या, गणराज्य का अर्थ है राज्य का प्रमुख वंशानुगत न होकर जनता द्वारा चुना जाएगा। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सांसद तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में दिए गए शब्दों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सी, संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में यह लिखा गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित क्रम में होती है। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने प्रकारों का उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा भारतीय संविधान, उत्तर रहेगा बी, 3। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय।
इसका अर्थ देखें तो सामाजिक न्याय का अर्थ होता है सभी वर्गों को समान अधिकार और समान अवसर। आर्थिक न्याय सभी को रोजगार और संपत्ति अर्जित करने का समान अवसर। राजनीतिक न्याय सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार मिले जैसे मतदान का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यह सब कथन किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर देखें। इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा सी, अर्नेस्ट ब्राकर। ब्रिटिश राजनीतिक विचारक अर्नेस्ट ब्राकर ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा क्योंकि यह संविधान के उद्देश्यों और मूल्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है। वह प्रस्तावना से भी इतने प्रभावित थे कि उन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1951 में प्रस्तावना का उल्लेख किया है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, यह कथन किसने दिया था? तो इसका आंसर व्याख्या देखें। इसका सही आंसर रहेगा आपका सर अलायदी कृष्णस्वामी अय्यर, जो आपके प्रारूप समिति के सदस्य भी थे। इन्होंने ही प्रस्तावना के संबंध में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का सबसे सम्मानित भाग है, यह संविधान की आत्मा है, यह संविधान की कुंजी है, यह एक उचित स्थान है जहाँ से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है। चलिए आगे को उसका अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में संप्रभु शब्द का क्या अर्थ है? चलिए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा आपका ए, भारत किसी भी बाहरी शक्ति से स्वतंत्र है। सही आंसर होगा ए, भारत किसी बाहरी शक्ति से स्वतंत्र है। व्याख्या देखें। संप्रभु शब्द का अर्थ है भारत किसी भी बाहरी शक्ति से स्वतंत्र है। वह अपने आंतरिक एवं बाहरी मामलों का निर्णय स्वयं करता है। भारत संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का सदस्य है, लेकिन उनकी संप्रभुता उनके अधीन नहीं है। अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक शब्द भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली को दर्शाता है? तो इसका सही आंसर होगा बी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। सही आंसर है बी, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। व्याख्या देखें। भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है जहां सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के प्रति जवाबदेही होती है। भारत में संसदीय लोकतंत्र प्रणाली अपनाई गई है जिसमें नागरिक अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं जो उनके लिए निर्णय लेते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपका, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को परिभाषित करता है? तो इसका सही आंसर रहेगा सी, भाग 4। संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ये तत्व प्रधान सरकार को यह मार्गदर्शन देते हैं कि वह देश को सामाजिक और आर्थिक रूप से न्याय संगत बनाए। हालांकि ये न्यायालय में बाध्यकारी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? तो इसका आंसर और व्याख्या देखें। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका सी, केवल एक। भारत में एकल नागरिकता है जो केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। व्याख्या, भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है जो केवल केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। इसका मतलब यह है कि भारतीय नागरिक पूरे देश में एक समान अधिकारों का आनंद ले सकता है, चाहे वह किसी भी राज्य का निवासी हो। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, भारत की संघीय प्रणाली की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ए, केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन। भारतीय संविधान में 7वीं अनुसूची के माध्यम से शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसमें पहली सूची केंद्रीय सूची, इसमें केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, उदाहरण के लिए रक्षा, विदेश नीति तथा परमाणु ऊर्जा। अगली सूची है राज्य सूची, केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है जिनमें, उदाहरण के लिए पुलिस, कृषि और स्वास्थ्य। अगली सूची है आपकी संवर्ती सूची, केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र का कानून प्रभावी माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, अनुच्छेद 356। व्याख्या, अनुच्छेद 356 के तहत यदि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है तो राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। इसे राज्य आपातकाल भी कहा जाता है। इसमें राज्य की विधानसभा निलंबित या भंग कर दी जाती है और राज्य का प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन चला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका,
भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच वित्तीय संबंधों को कौन सा आयोग नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर और व्याख्या, तो इसका सही आंसर है आपका बी, वित्त आयोग। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करता है। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्षों में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तथा यह केंद्र और राज्यों के बीच करों का बंटवारा निर्धारण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, भारत के संघीय ढांचे में राज्यपाल की भूमिका क्या है? तो इसके आंसर देखें। आंसर से पहले इसमें ऑप्शन देखना होगा। ऑप्शन है, वह राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख होता है। बी, वह केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है। या सी, वह राष्ट्रपति की तरह राज्य के संवैधानिक प्रमुख होता है लेकिन वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के पास होती है। या ऑप्शन डी, केवल बी या सी सही है। तो इसका सही आंसर भी डी है, केवल बी और सी। राज्यपाल केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है और राज्य सरकार के कामकाज की रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेजता है। वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है लेकिन वास्तविक सत्ता मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देशी रियासतों को भारत में शामिल करने के लिए कौन सा दस्तावेज का प्रयोग किया गया था? तो इसका आंसर और व्याख्या देखते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा आपका बी, विलय की संधि। देशी रियासतों को विलय पत्र द्वारा विलय की संधि या इसको विलय पत्र भी कहा जाता है। देशी रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने के लिए विलय की संधि का उपयोग किया गया। इसे वीपी मेनन द्वारा तैयार किया गया था। इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के बाद रियासतें भारतीय संघ का हिस्सा बन गई। इसमें सुरक्षा, विदेशी संबंध, संचार जैसे विषय भारत सरकार को सौंप दिए गए थे। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, भारत में विलय से इनकार करने वाली प्रमुख रियासत कौन सी थी? तो इसका सही आंसर है आपका ए, जूनागढ़। व्याख्या देखें। जूनागढ़ गुजरात के नवाब ने पाकिस्तान के विलय की घोषणा की थी लेकिन वहाँ की 99% जनता हिंदू थी और वे भारत में शामिल होना चाहते थे। इस उद्देश्य से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सैन्य कार्रवाई की और जनमत संग्रह करवाया तथा वहाँ की जनता ने भारत के विलय में पक्ष में मतदान किया, जिसके बाद जूनागढ़ भारत में शामिल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था? तो चलिए इसका आंसर और व्याख्या देखें। तो इसका सही आंसर है आपका सी, 4। स्वतंत्रता के बाद 1950 में भारतीय राज्यों को 4 श्रेणी में बांटा गया था जो ABCD के रूप में उल्लिखित है। इसमें पहले भाग में जैसे भाग ए, राज्य ए प्रकार के राज्य जिनमें वे राज्य थे जो ब्रिटिश भारत के पूर्व प्रांत थे जिनमें राज्यपाल होते थे। तब भाग बी राज्य वो राज्य थे जो पूर्व की देशी रियासतें थी जिनमें राज्य प्रमुख की नियुक्ति किए गए थे। भाग सी में वे राज्य थे जो छोटे राज्य थे जो सीधे केंद्र शासित होते थे। तथा भाग डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह था जो सीधे केंद्र के अधीन था। तथा 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा इस श्रेणी को समाप्त कर दिया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर और व्याख्या देखें। सही आंसर है बी, 1953। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ था। इसकी अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश फजल अली ने की थी तथा उनके साथ इसका आयोग में हितनाथ कुंजरू तथा KM पणिकर शामिल थे। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1956 में भारतीय राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है, JVP समिति का गठन कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर और व्याख्या रहेगी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, 1948। इस समिति के अंतर्गत धारा आयोग द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार करने के पश्चात अत्यधिक असंतोष उत्पन्न हुआ। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में कांग्रेस के 3 नेताओं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल तथा पट्टाभी सीतारमैया को शामिल कर इस समिति का गठन किया गया जिसे हम JVP समिति के नाम से जानते हैं। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 को प्रस्तुत की तथा इस समिति ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है,
भारत का पहला राज्य कौन सा था जो भाषा के आधार पर बना था? तो इसका सही आंसर और व्याख्या रहेगी, इसका सही आंसर है सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भारत में पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बना वो आंध्र प्रदेश था। तेलुगु भाषी लोगों के लिए पृथक राज्य आंध्र राज्य की मांग हुई। पोट्टी श्री रामुल्लू के ने इस मांग के लिए 1952 में आमरण अनशन किया और 56 दिन की भूख हड़ताल से उनकी मृत्यु के बाद सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की घोषणा की तथा 1 अक्टूबर 1953 में मद्रास राज्य से अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया गया। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य बना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत भारत को कितने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित किया गया था? तो चलिए इसका सही आंसर और व्याख्या देखी जाए तो इसका सही आंसर है ए, 14 राज्यों व 6 केंद्र शासित प्रदेश। 1 नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू होने के बाद भारत में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, भारत में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसका सही आंसर और व्याख्या, तो इसका सही आंसर है ए, राज्यों के पास अपनी निर्वाचित सरकार होती है जबकि केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। व्याख्या देखें, राज्यों की अपनी निर्वाचित सरकार होती है और वे संविधान की 7वीं अनुसूची के अनुसार अपनी शक्तियों का उपयोग करते हैं तथा केंद्र शासित प्रदेश सीधे केंद्र सरकार के अधीन होते हैं और राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक या उपराज्यपाल के द्वारा शासित किए जाते हैं। दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर को विशेष रूप से विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त है। अब आपका अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में नया राज्य बनाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसका सही आंसर और व्याख्या है, सही आंसर रहेगा बी, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के तहत संसद को नया राज्य बनाने, किसी राज्य का नाम बदलने या सीमाओं में परिवर्तित करने का अधिकार प्राप्त है। संसद राज्य की विधानसभा से सलाह लेती है परंतु उसकी सहमति अनिवार्य नहीं है। 2014 में तेलंगाना का गठन भी अनुच्छेद 3 के तहत किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? तो इसका सही आंसर है आपका, और व्याख्या देखें तो सही आंसर रहेगी सी, अखंडता। सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अखंडता शब्द शामिल नहीं था। अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन के बाद प्रस्तावना में जोड़ा गया तथा इस शब्द के साथ समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष शब्द भी जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है आपका, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है यह सिद्धांत जाना जाता है? तो इसके ऑप्शन है आपके अंतःक्रियावाद, समाजवाद, सार्वभौमिकतावाद या समिष्टवाद। तो चलिए इसका उत्तर और व्याख्या देखें तो इसका सही आंसर रहेगा सी, सार्वभौमिकतावाद। यह सिद्धांत सार्वभौमिकतावाद के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार सभी व्यक्तियों को उनके मानव अधिकार समान रूप से बिना भेदभाव के उपलब्ध होने चाहिए। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, भारत के संविधान की उद्देशिका जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करती है? तो इसके ऑप्शन है आपके प्रभुता संपन्न गणराज्य, लोकतांत्रिक राज्य, समाजवादी गणराज्य या धर्मनिरपेक्ष गणराज्य। तो इसका सही आंसर और व्याख्या देंगे तो सही आंसर होगा आपका 1 और 2। 1 और 2 इसके सही आंसर रहेंगे। ऑप्शन बी, व्याख्या, भारतीय संविधान की उद्देशिका जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी उसमें भारत को प्रभुता संपन्न गणराज्य तथा लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया था तथा समाजवादी गणराज्य तथा धर्मनिरपेक्ष गणराज्य शब्दों को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। इसलिए इसका सही आंसर आपका बी होगा, 1 और 2। अब इसका अगला क्वेश्चन देखा जाए। अगला क्वेश्चन है आपका कि संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। तो इसका सही आंसर और व्याख्या देखी जाए तो इसका सही आंसर होगा 69 संविधान संशोधन
69वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के 69वां संविधान संशोधन 1991 के जरिए दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीटी का दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन होगा आपका, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ का एक पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो इसका सही आंसर और व्याख्या देखें तो इसका सही आंसर होगा ए 36वां। भारतीय संविधान के 36वें संविधान संशोधन 1975 के जरिए सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया था। 15 मई 1975 को संविधान राष्ट्रपति ने संविधान को मंजूरी दी थी तथा इस संविधान के बाद सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। इससे पहले 35वें संवैधानिक संशोधन 1974 के जरिए सिक्किम को भारत का सहयोगी राज्य घोषित किया गया था तथा सन 1975 में संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बनाया गया तथा सिक्किम की विधानसभा में कम से कम 32 विधानसभा सदस्य निर्धारित किए गए तथा एक राज्यसभा तथा एक लोकसभा सीट भी निर्धारित की गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, 1953 के राज्य पुनर्गठन आयोग SRC में कौन कौन शामिल थे? तो इसके ऑप्शन है एस के धर न्यायमूर्ति फजल अली और के एम पणिक्कर, या बी न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू या के एम पणिक्कर। तीसरा ऑप्शन है के एम पणिक्कर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और न्यायमूर्ति फजल अली, या ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल, के एम पणिक्कर और एस के धर। तो इसका सही आंसर और व्याख्या देखें। सही आंसर और व्याख्या है, सही आंसर न्यायमूर्ति फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और के एम पणिक्कर। व्याख्या, साल 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश फजल अली थे। इस आयोग का मकसद देश की सीमाओं को फिर से बांटने की सिफारिश करना था। इस आयोग ने 2 साल के अध्ययन के बाद सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट पेश की तथा इस रिपोर्ट की सिफारिशों को कुछ बदलाव के साथ स्वीकार किया गया तथा नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ तथा इस अधिनियम के तहत भारत की सीमाओं को 14 राज्यों तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा। इससे संबंधित एक क्वेश्चन ऊपर भी आया हुआ है और यह थोड़ा दूसरे तरीके से था, इसलिए हमने इसे भी इस वीडियो में सम्मिलित किया है। इसमें आपका विस्तार से बताया गया है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, भारत में कौन सा प्रकार की नागरिकता प्रणाली लागू है? तो इसका सही आंसर है आपका बी एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता प्रणाली लागू है, जिसका अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति केवल भारतीय नागरिक होता है, ना कि किसी राज्य का नागरिक होता है। यह प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से प्रभावित है तथा अमेरिका में द्विनागरिकता होती है, जहाँ व्यक्ति राज्य और देश दोनों का नागरिक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका सी 11। अनुच्छेद 11 भारतीय संसद को नागरिकता से संबंधित कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। इसी अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 लागू किया गया तथा संसद नागरिकता प्रदान करने, समाप्त करने और संशोधित करने का अधिकार रखती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 में पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर तथा व्याख्या देखी जाए तो इसका सही आंसर होगा ए 1986। भारतीय नागरिक संहिता 1955 का पहला संशोधन 1986 में किया गया था। इस संशोधन में भारत में जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति को नागरिकता देने के प्रावधान को संशोधित किया गया तथा अब नागरिकता केवल उन्हीं को दी जाती है जिनके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक हो। अगला क्वेश्चन होगा, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता समाप्त करने के कितने तरीके हैं? इसका सही आंसर तथा व्याख्या इस प्रकार है। सही उत्तर है आपका बी 3। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत में नागरिकता समाप्त करने के 3 तरीके हैं। इसका सही आंसर इसकी व्याख्या में पहला है आपका तरीका स्वेच्छा से त्याग। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता लेता है तो उसकी यह भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। उसके बाद है निष्कासन। यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता स्वीकार कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। तीसरा नागरिकता समाप्त होने का प्रकार है छीना गया।
यदि कोई व्यक्ति नागरिक धोखे से नागरिकता प्राप्त करता है या राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होता है तो सरकार उसकी नागरिकता समाप्त कर सकती है। ये तीनों भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता समाप्त करने के तरीके हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपका, मौलिक अधिकारों की संकल्पना भारतीय संविधान में किस देश से ली गई है? तो इसका सही आंसर तथा व्याख्या इस प्रकार है कि इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संकल्पना अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से ली गई है। अमेरिका में 1791 में प्रथम 10 संवैधानिक संशोधनों के माध्यम से बिल ऑफ राइट्स को लागू किया गया तथा वहीं से भारत ने भी मौलिक अधिकारों की संकल्पना उठाई। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। अगला क्वेश्चन होगा, मौलिक अधिकारों से संबंधित मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो इसका सही आंसर तथा व्याख्या रहेगी आदेश और रिट जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। अगला क्वेश्चन रहेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, ऑप्शन सी संपत्ति का अधिकार या ऑप्शन डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसका सही आंसर तथा व्याख्या देखी जाए तो इसका सही आंसर है संपत्ति का अधिकार। मूल रूप से संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार था, परंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया तथा अब इसे अनुच्छेद 301 के तहत वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। अब अगला क्वेश्चन है आपका, विदेशियों को निम्नलिखित में से कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं होते? ऑप्शन ए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दो भारत में कहीं भी बसने और निवास करने की स्वतंत्रता, या ऑप्शन तीन किसी भी व्यवसाय को करने का अधिकार, ऑप्शन चार कानून के समक्ष समानता का अधिकार। तो इसका अब सही आंसर है आपका ऑप्शन सी 1 2 3 इसके सही आंसर है। अनुच्छेद 19 के तहत दिए गए अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। इनमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भारत में कहीं बसने का अधिकार और कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार शामिल है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर तथा व्याख्या इस प्रकार है। इसका सही आंसर है 1895 सी 1895 इसका सही आंसर तथा व्याख्या, भारत में मौलिक अधिकारों की मांग वर्ष 1895 में बाल गंगाधर तिलक द्वारा प्रस्तुत स्वराज विधेयक में की गई थी। इसके पश्चात 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल तथा 1928 में नेहरू कमेटी रिपोर्ट में भी मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई थी। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशियों को भी प्राप्त होता है? तो इसका सही आंसर तथा व्याख्या इस प्रकार है कि सही आंसर है बी विदेशियों को भी समानता का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता विदेशियों और नागरिकों दोनों को प्राप्त होता है, लेकिन अनुच्छेद 15 जाति धर्म लिंग के आधार पर भेदभाव पर रोक और अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में समान अवसर केवल भारतीय नागरिकों को ही मिलते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, राज्य नीति निदेशक तत्व डीपीएसपी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? तो इसका सही आंसर तथा व्याख्या इस प्रकार है। सही आंसर रहेगा इसका भाग 4। भारतीय संविधान के भाग 4 जिसमें अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ये तत्व सरकार को सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं तथा राज्य नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान 1937 से लिए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा आपका ए सामाजिकवाद, गांधीवाद तथा उदारवादी। डीपीएसपी यानी राजनीति निर्देशक तत्वों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। आपका पहला है सामाजिकवादी तत्व जिसमें अनुच्छेद 38 39 ए 41 42 43 तथा 43 ए आते हैं। इसके बाद आता है आपका 2 गांधीवादी तत्व जिनमें जिसके अनुच्छेद 40 43 43 बी तथा 46 47 तथा 48 आते हैं। उसके बाद आता है आपका उदारवादी
सिद्धांत। उदारवादी सिद्धांत में आपका अनुच्छेद 44, 45, 48 तथा 48A, 49, 50 तथा अनुच्छेद 51 आते हैं। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक व्यवस्था को न्याय संगत बनाने की बात करता है? अब इस क्वेश्चन का आंसर तथा व्याख्या देखें तो इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 38। व्याख्या, अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय होगा। अगला क्वेश्चन होगा आपका, किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर तथा व्याख्या इस प्रकार है कि अनुच्छेद 40। सही आंसर है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों को शक्तियाँ तथा अधिकार प्रदान करने की बात कही गई है। यह गांधीवादी तत्वों के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने किस केस में कहा कि राज्य को डीपीएसपी को लागू करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए? क्वेश्चन का सही आंसर तथा व्याख्या इस प्रकार है कि उत्तर होगा सी, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 केस। मिनर्वा मिल्स केस 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यों को डीपीएसपी को लागू करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए और मौलिक अधिकारों एवं डीपीएसपी के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा नीति निर्देशक तत्वों गांधीवादी तत्वों के अंतर्गत आता है? ए, न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना, बी, समान नागरिक संहिता लागू करना, या सी, पंचायत व्यवस्था को मजबूत करना, या डी, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ावा देना। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, गांधीवादी तत्वों के अंतर्गत आता है ऑप्शन सी, पंचायत व्यवस्था को मजबूत करना। अनुच्छेद 40 कहता है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करेगा तथा उन्हें सशक्त बनाएगा। यह विचार गांधीवादी विचारों पर आधारित है जो स्वराज, स्वशासन और ग्राम पंचायतों की वकालत करते थे। अगला क्वेश्चन रहेगा, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा नीति निर्देशक तत्वों का उदारवादी तत्वों में आता है? तो इसके ऑप्शन है शिक्षा का अनिवार्य बनाना, गौहत्या पर प्रतिबंध लगाना, सूक्ष्म लघु एवं माध्यम उद्योग को बढ़ावा देना, डी, श्रमिकों को जीवन यापन योग्य मजदूरी प्रदान करना। तो सही आंसर तथा व्याख्या इस प्रकार रहेगी ए, शिक्षा को अनिवार्य बनाना। उदारवादी सिद्धांत के अनुच्छेद 45 में कहा गया है कि राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। इस सिद्धांत को 46वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा परिवर्तित किया गया। यह आधुनिक एवं प्रगतिशील समाज के निर्माण का हिस्सा है, इसलिए इसे उदारवादी तत्वों में रखा गया है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो इसका सही आंसर, उससे पहले ऑप्शन देखेंगे, अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों को बढ़ावा देने से संबंधित, या अनुच्छेद 48A पर्यावरण संरक्षण वन्य जीव संरक्षण से संबंधित, या अनुच्छेद 49 ऐतिहासिक स्थलों की रक्षा करने से संबंधित, या अनुच्छेद 51 राज्य को समाजवाद अपनाने के निर्देश देता है। तो इसका सही उत्तर तथा व्याख्या इस प्रकार है, सही उत्तर होगा इसका डी, अनुच्छेद 51 राज्य को समाजवाद अपनाने का निर्देश देना। यह कथन सही नहीं होगा क्योंकि अनुच्छेद 51 के तहत राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बढ़ावा देने का निर्देश देता है, न कि समाजवाद अपनाने का। अनुच्छेद 51 राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का, राष्ट्रों के बीच न्यायसंगत सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का तथा संगठित लोगों के एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का प्रयास करेगा। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाए जाने के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा तथा समाजवाद का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना एवं नीति निर्देशक तत्वों के आर्थिक नीतियों के रूप में किया गया है, इसलिए इसका सही आंसर रहेगा टी। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? इसका सही आंसर रहेगा आपका सी, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 में कहा गया है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य विभिन्न धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों को हटाकर एक समान कानून व्यवस्था लागू करना है। यूसीसी लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य उत्तराखंड है, जिसने 27 जनवरी 2025 को यूसीसी को लागू किया था। इससे पहले गोवा राज्य में यूसीसी लागू है, परंतु वह 1867 के पुर्तगाली नागरिक संहिता के अनुरूप समान नागरिक संहिता लागू है, जो पुर्तगाली नागरिक संहिता के अनुरूप लागू है, जो अभी तक वहाँ लागू है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, नीति निर्देशक तत्वों की उपयोगिता किस प्रकार की योजनाओं में देखी जा सकती है?
तो इस प्रश्न का उत्तर तथा व्याख्या देखें। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, पंचवर्षीय योजनाओं में नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर सरकारों ने गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाएं बनाई हैं। पंचवर्षीय योजनाएं 1951 से 2017 ये सुनिश्चित करने के लिए बनाई गई थी कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार काम करें। इसके लिए अनुच्छेद 41 का अनुसरण किया गया है। भारत के संविधान में नवीन नीति निर्देशक तत्वों को जोड़ने वाला पहला संशोधन कौन सा था? तो इसका सही आंसर तथा व्याख्या देखें। इसका सही आंसर है 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान भी कहा जाता है। इस संविधान के माध्यम से 3 नए नीति निर्देशक तत्व जोड़े गए जो आपके अनुच्छेद 39A निःशुल्क न्याय एवं समान न्यायिक अवसर, अनुच्छेद दूसरा है अनुच्छेद 43A जिसमें श्रमिकों की भागीदारी को बढ़ावा दिया गया। तीसरा है अनुच्छेद 48A, इसके तहत पर्यावरण संरक्षण तथा वन्य जीवों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, संविधान के किस संशोधन द्वारा सहकारी समितियों के विकास और लोकतांत्रिक प्रबंधन को नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया? इस प्रश्न का उत्तर तथा व्याख्या इस प्रकार है कि उत्तर तो रहेगा इसका डी, 97 संविधान संशोधन 2011। 97वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 43B जोड़ा गया जिसमें सहकारी समितियों को लोकतांत्रिक और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। यह संशोधन सहकारी समितियों के लिए एक संवैधानिक समर्थन प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन होगा आपका, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर तथा व्याख्या इस प्रकार है कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 4 के ए जोड़ा गया जिसमें अनुच्छेद 51A के तहत मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। यह सोवियत संघ रूस के संविधान से प्रेरित थे। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को अपने राष्ट्र और समाज के प्रति दायित्वों की भावना विकसित करने के लिए बनाए गए थे। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश स्वर्ण सिंह समिति ने की थी। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे? इसका उत्तर तथा व्याख्या है, उत्तर रहेगा इसका बी, 10। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में 46वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाने की बात करता है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, वर्मा समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? इसका सही आंसर तथा व्याख्या, सही आंसर रहेगा बी, मौलिक कर्तव्यों को न्यायिक रूप से लागू करने के लिए। वर्मा समिति का गठन 1999 में मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने तथा उनकी न्यायिक प्रवर्तनीयता की जांच के लिए किया गया था। इस समिति ने सुझाव दिया कि मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए मौजूद कानूनी ढांचे को मजबूत किया जाए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका में भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं? इसका सही आंसर तथा व्याख्या, सही आंसर रहेगा इसका बी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 52 से 78 के तहत संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है लेकिन संसदीय प्रणाली के कारण वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद के पास होती है। अगला क्वेश्चन रहेगा, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? चलिए इसका सही आंसर तथा व्याख्या देखें। इसका सही आंसर रहेगा सी, निर्वाचित सदस्य, सांसद व निर्वाचित विधायक। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचित सांसदों, लोकसभा तथा राज्यसभा तथा राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। राज्यसभा के मनोनीत सदस्य व विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन से भारतीय राष्ट्रपति को बिना चुनाव के निर्विरोध चुना गया था? कौन से भारतीय राष्ट्रपति का चुनाव बिना किसी विरोध के हुआ था? चलिए इसका आंसर देखें। इसका आंसर रहेगा ए, नीलम संजय रेड्डी। नीलम संजय रेड्डी 1977 पहले और अब तक एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्हें निर्विरोध चुना गया था। उन्होंने फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद राष्ट्रपति पद संभाला था। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? तो चलिए इसका सही आंसर तथा व्याख्या देखें। सही आंसर रहेगा वी गिरी। जब डॉक्टर जाकिर हुसैन का 1969 में निधन हुआ था
तब वी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। बाद में वे 1969 में राष्ट्रपति चुनाव में विजय प्राप्त कर भारत के चौथे राष्ट्रपति बने। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए नामांकन पत्र पर कितने प्रस्तावकों व अनुमोदकों के हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं? चलिए इसका सही आंसर तथा व्याख्या देखें। तो इसका सही आंसर रहेगा बी, 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक। 2002 में राष्ट्रपति चुनाव में सुधार किया गया था, जिसके अनुसार उम्मीदवार के नामांकन पत्र पर कम से कम 50 प्रस्तावकों तथा 50 अनुमोदकों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं। इसमें अनावश्यक भागीदारों की इससे अनावश्यक उम्मीदवारों की भागीदारी को रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव को प्रारंभ करने का अधिकार किसे होता है? तो इसका सही आंसर तथा व्याख्या देखें। इसका सही आंसर रहेगा सी, लोकसभा या राज्यसभा में से कोई भी। अनुच्छेद 61 के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए विशिष्ट प्रक्रिया है, जिसे महाभियोग कहा जाता है। राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव को लोकसभा या राज्यसभा में से किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। प्रस्ताव को लाने से 14 दिन पूर्व एक लिखित नोटिस देना अनिवार्य होता है, जिसमें कम से कम 1/4 सांसदों द्वारा समर्थन प्राप्त होना चाहिए। समर्थन हस्ताक्षर उस पत्र पे होने चाहिए। अगला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रपति के महाभियोग प्रस्ताव को पारित करने के लिए संसद में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर तथा व्याख्या देखें। सही आंसर रहेगा बी, कुल सदस्यों का 2/3 बहुमत। महाभियोग प्रस्ताव को पहले सदन में प्रस्तुत कर जांच समिति गठित की जाती है। जांच के बाद यदि राष्ट्रपति दोषी पाए जाते हैं तो प्रस्ताव को कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही आंसर तथा व्याख्या इस प्रकार है कि उत्तर होगा सही बी, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, लेकिन वह इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के प्रावधानों एवं मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह से करता है। राष्ट्रपति के कार्यपालिका संबंधी कर्तव्यों में मंत्रियों की नियुक्ति, राज्यपाल की नियुक्ति तथा विभिन्न सरकारी पदों पर अधिकारियों की नियुक्ति शामिल है। क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश की वैधता कितनी समय की होती है? तो उसका सही आंसर रहेगा सी, 6 सप्ताह। व्याख्या, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति संसद के सत्रावसान के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यह अध्यादेश संसद के पुनः स्थारंभ होने से 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए, अन्यथा यह स्वतः समाप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार की विधायी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं? तो इसके ऑप्शन देखें। ऑप्शन रहेगा इसका, संसदों का सत्र तथा स्थगित करना, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना, अध्यादेश जारी करना, लोकसभा को भंग करना। तो इसका सही आंसर है आपका डी, 1, 2, 3, 4 के 4 सही हैं। व्याख्या देखें। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति सदन का अधिवेशन आहूत करता है, स्थगित कर सकता है व लोकसभा को भंग भी कर सकता है। अनुच्छेद 108 के अनुसार वह सदन के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है तथा अनुच्छेद 123 के तहत वह संसद के न चलने पर अध्यादेश जारी कर सकता है तथा इसका सही आंसर रहेगा डी, चारों ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की वीटो शक्तियाँ प्रदान की गई हैं? इसका सही आंसर रहेगा आपका तथा व्याख्या रहेगी, उत्तर है आपका 3, बी 3। भारतीय राष्ट्रपति को 3 वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं। पहली वीटो शक्ति है पूर्ण वीटो। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग करके किसी विधेयक को कानून बनाने से रोक सकता है और संसद इसे साधारण बहुमत से पारित करके भी राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बना सकती। दूसरा वीटो शक्ति है निलंबनकारी वीटो। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग करके किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार के लौटा सकते हैं, लेकिन यदि संसद इस विधेयक को दोबारा पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उस पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं। तीसरा वीटो है पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति इस वीटो का प्रयोग करके संसद द्वारा पारित किसी विधेयक को ना तो मंजूरी देते, ना ही अस्वीकार करते हैं और ना ही उसे वापस भेजते हैं, बल्कि अनिश्चित काल के लिए लंबित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, निम्नलिखित में से किस वीटो शक्ति भारतीय राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? इसका सही आंसर तथा व्याख्या देखें। इसका सही आंसर है आपका आंशिक वीटो। आंशिक वीटो वह शक्ति होती है जिसमें राष्ट्रपति किसी विधेयक के कुछ भाग को मंजूरी देते हैं और कुछ भागों को अस्वीकार कर देते हैं। यह शक्ति अमेरिकी राष्ट्रपति को प्राप्त है, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं दिया गया है। भारतीय राष्ट्रपति केवल संपूर्ण निलंबनकारी और जैव वीटो का प्रयोग कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है आपका, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद को वापस भेज सकते हैं, लेकिन यदि संसद इसे पुनः पारित कर दे तो राष्ट्रपति से मंजूर देनी होती है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? इसका सही आंसर तथा व्याख्या देखें। इसका सही आंसर है बी, अनुच्छेद 111। व्याख्या, अनुच्छेद 111 में राष्ट्रपति के पास विधेयकों को मंजूरी देने या अस्वीकार करने की शक्ति का उल्लेख है। निलंबनकारी वीटो का उपयोग तब होता है जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को लौटा देते हैं। यदि संसद से साधारण बहुमत से पुनः पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को इसे मंजूरी देनी होती है, लेकिन यह धन विधेयक लागू नहीं होता, क्योंकि धन विधेयकों को राष्ट्रपति केवल मंजूरी दे सकते हैं या अस्वीकार कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, जे वीटो का प्रयोग कब किया जाता है? तो इसका सही आंसर तथा व्याख्या देखें। जब राष्ट्रपति विधेयक को कोई निर्णय न लेते हुए उसे अनिश्चितकाल के लिए रोके रखते हैं। इसका ऑप्शन रहेगा बी। व्याख्या, जे वीटो का अर्थ है राष्ट्रपति विधेयक को कोई निर्णय नहीं लेते और उसे अनिश्चितकाल तक अपने पास रोक सकते हैं। भारतीय राष्ट्रपति के पास संवैधानिक रूप से कोई समय सीमा नहीं है जिसमें उन्हें विधेयक पर हस्ताक्षर करना होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति को अधिकतम 10 दिन मिलते हैं, लेकिन भारत में यह समय सीमा निर्दिष्टित नहीं है। उदाहरण के लिए 1986 में राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल पर जे वीटो लगाया था। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के अनुच्छेद 72 के तहत किन मामलों में क्षमादान देने की शक्ति प्राप्त है? इसका सही आंसर रहेगा आपका तथा व्याख्या देखें तो सही आंसर है डी, सभी मामलों में जहां केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति लागू होती है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति प्राप्त है, जिसमें वे क्षमा, निलंबन, परिवर्तन, दंड कम करने का अधिकार रखते हैं। यह शक्ति केवल उन्हीं मामलों में लागू होती है जहाँ केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति लागू होती है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगने का अधिकार प्राप्त है? तो सही आंसर तथा व्याख्या, सही आंसर रहेगा सी, अनुच्छेद 143। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किसी विधिक प्रश्न या सार्वजनिक महत्व के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकते हैं। यह शक्ति राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति का हिस्सा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की राय बाध्यकारी नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद के तहत प्रस्तुत किया जाता है? तो इसका सही आंसर तथा व्याख्या, सही आंसर रहेगा बी, अनुच्छेद 112 था। इसकी व्याख्या, संविधान के अनुच्छेद 112 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा संसद में वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। यह भारत सरकार के अनुमानित राजस्व व्यय को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं? तो इसका सही आंसर तथा व्याख्या देखें। सही आंसर रहेगी अनुच्छेद 280। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करते हैं, जो केंद्र और राज्य के बीच करों के बंटवारे की सिफारिश करता है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए कौन सी शर्त आवश्यक नहीं है? तो इसका सही आंसर है आपका सी, आर्थिक संकट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल केवल युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह 1978 के 24वें संविधान संशोधन से पहले आंतरिक शांति की स्थिति में लगाया जा सकता है। आर्थिक संकट को राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने का आधार नहीं माना गया है। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, अब तक भारत में कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है? तो इसका सही आंसर तथा व्याख्या है उत्तर सी, 3 बार। भारत में अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया गया है। 1962 चीन के साथ युद्ध में, जिसे भारी आक्रमण के में रखा जाएगा। अगला दूसरे नंबर पे 1971 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, जिसे भी भारी आक्रमण कहा गया। अच्छा, तीसरा 1975 जिसे आंतरिक अशांति के तहत लगाया गया था, जिसे इंदिरा गांधी सरकार द्वारा लगाया गया था। अगला क्वेश्चन रहेगा, किस संविधान संशोधन द्वारा आंतरिक अशांति को बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था? तो इसका सही आंसर तथा व्याख्या देखें। सही आंसर रहेगा सी, 44वां संशोधन 1978। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। इसका उद्देश्य आपातकाल लगने के दायरे को सीमित करना था, क्योंकि आंतरिक अशांति का अर्थ बहुत व्यापक था तथा इसका दुरुपयोग हो सकता था। अगला क्वेश्चन होगा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं? तो इसके ऑप्शन आप देखिए तथा इसका उत्तर तथा व्याख्या इस प्रकार है। सी, केवल अनुच्छेद 19। राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान केवल अनुच्छेद 19 के मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। अन्य मौलिक अधिकार राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 359 के तहत निलंबित किए जा सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को न्यायिक अनुमति प्रदान की गई है? चलिए इसका सही आंसर है व्याख्या देखें।
सही आंसर रहेगा अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 के तहत भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने पद पर रहते हुए किसी भी न्यायालय में किसी आपराधिक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। इसके अलावा राष्ट्रपति पर उनके कार्यकाल के दौरान कोई भी दीवानी मुकदमा भी तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि 2 महीने पूर्व सूचना न दी गई हो। अगला प्रश्न होगा, राष्ट्रपति को संसद के प्रति उत्तरदायी क्यों नहीं माना जाता है? इसका सही आंसर है, व्याख्या ये इस प्रकार है कि उत्तर सही आंसर होगा ए, ऑप्शन ए, क्योंकि वे जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं होते। राष्ट्रपति का चुनाव विशेष निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, इसलिए वे संसद के प्रति सीधे उत्तरदायी नहीं होते। हालांकि राष्ट्रपति का महाभियोग के माध्यम से संसद द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ये थे आपके भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित महत्वपूर्ण 100 MCQ प्रश्न। इसमें हमने संविधान के विकास से लेकर भारत के संघ कार्यपालिका के राष्ट्रपति विषय तक महत्वपूर्ण 100 MCQ निकाले। इसके बाद संघ की कार्यपालिका में उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री के साथ साथ लास्ट तक भारतीय संविधान के संशोधन तक के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हम जल्द ही आपको इसके भाग 2 में लेके आएंगे। इन्हीं तरह से आप और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।